समझिएगा इसे बेसिक चीजों को, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है इसमें आपको, ठीक है। 69 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी जीएस पेपर 1 में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, या फिर कहीं भी आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस वगैरह भी अगर लिखते हैं तो उसमें ये टॉपिक रहता है, ठीक है। नेशनल मोमेंट्स एक या दो टॉपिक आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, परिचय देंगे, ठीक है। सबसे पहले परिचय देंगे तो आप देखेंगे अप्रैल 1942 में, ठीक है, क्या हुआ था अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के दौरान ब्रिटेन एक सम्मानजनक समाधान और वास्तविक संवैधानिक उन्नति के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। क्योंकि 1942 में तो 1939 में युद्ध प्रारंभ हुई थी, या क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था, युद्ध के दौरान ही आया था, ठीक है। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के लिए एक प्रस्ताव मतलब तैयार किया, जिसमें ब्रिटेन की वापसी और राष्ट्र को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की ओर अग्रसर होने का मतलब आह्वान किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो या मरो के आह्वान ने हजारों कार्यकर्ता को प्रेरित किया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने भी घबराहट उत्पन्न कर दी कि पूरे कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार करने लगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ है। यहाँ पे महात्मा गांधी की सोच को समझिए। महात्मा गांधी ने जब सबसे पहले, ठीक है, जब मतलब निधीथकों ने प्रस्ताव रखा था से, या फिर मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया से युद्ध में मतलब भारतीयों का समर्थन प्राप्त करके आगे चल के हम आपको क्या देंगे, तो आगे चल के हम आपको आगे चल के हम आपको क्या करेंगे, तो आपके आजादी के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन उस समय मतलब भारत ने युद्ध में मतलब समर्थन देने से इनकार कर दिया था, ठीक है, किया था ना इनकार। लेकिन बाद में जब देखा जाए क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन में वही बातें कही गई जो कि मतलब वर्षों पहले मतलब कही गई थी, जहां पे हम लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। तो गांधी जी को बड़ा रोष है, उन्होंने बोला से नहीं, अब एक मतलब राष्ट्रव्यापी मतलब आंदोलन चलाने का समय आ गया है। और इसी को देखते हुए गांधी जी ने मतलब क्या किया, तो गांधी जी ने मतलब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब आह्वान किया, ठीक है, जिसको हम लोग अगस्त की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो यार मरो का नारा दिया, और गांधी जी ने यहाँ पे थोड़ा कड़ा रुख अपनाया। इस वजह से मतलब क्या होती है, ब्रिटिश सरकार मतलब क्या होती है, घबरा जाती है, ठीक है। क्या होती है, ब्रिटिश सरकार क्या होती है, घबरा जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, एक मिनट, ठीक है। ब्रिटिश सरकार क्या होती है, घबरा जाती है, और उसने मतलब क्या, कांग्रेस के सारे नेतृत्व को मतलब आला नेतृत्व को मतलब गिरफ्तार करने का, ठीक है, आदेश जारी करती है, जिसको हम लोग जीरो आवर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का रीजन क्या था, कारण क्या था भारत छोड़ो आंदोलन के, सबसे पहले परिचय देना है, उसके बाद लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन कई उद्देश्यों को हालातों से प्रेरित था। ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक प्रवृत्ति जो भारतीयों के प्रति अत्याचारी, क्रूर, भेदभावपूर्ण, दमनकारी थी, विशेष रूप से उत्तरदायी थी, ठीक है। ये दूसरे रीजन की बात करेंगे तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनिथगो द्वारा बिना राष्ट्रवादी नेताओं से परामर्श और समिति को ही द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, जिसने भारतीय राष्ट्रवादियों को क्रोधित कर दिया। कांग्रेस से पहले इन्होंने मदद मांगा था, कांग्रेस ने मदद देने से इनकार कर दिया था। मैंने कल आपको पढ़ाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के टॉपिक में, जहां पे गांधी जी ने नारा क्या दिया था, न तो एक पाई न तो एक भाई का नारा दिया था ना पढ़ाई। गांधी जी के द्वारा। क्या, जी न तो सर। एक पाई देंगे न तो एक भाई देंगे, गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कांग्रेस पूरी तरीके से मतलब बैकआउट हो जाती है, से भाई हम किसी भी तरह का मतलब क्या करेंगे, आपको कोई भी समर्थन नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उस समय जो लिन लिथगो जो था, वो भारतीय सैनिकों को, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के लिए मतलब यहाँ पे भारत में कार्यरत थे, उन सबको मतलब युद्ध में धकेल देता बिना भारतीयों के शीर्ष नेताओं के परमिशन से। दूसरा रीजन, भारतीयों ने ब्रिटिश राज में विश्वास खो दिया था। भारतीयों ने प्रथम युद्ध में ब्रिटेन के साथ संघर्ष किया, परंतु अंग्रेजों ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हुआ कि ब्रिटिश राज्यों को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपको शुरू में आप देखोगे तो शुरू में मतलब क्या था, तो शुरू में आप देखेंगे सिर्फ ब्रिटिश सरकार को भारतीयों ने समर्थन दिया था, जहां पे गांधी जी ने भी लोगों का आह्वान किया था सिर्फ ब्रिटिश के साथ युद्ध में शामिल हो, ठीक है, ब्रिटेन हमारा आगे चल के हमारा मित्र ही बनेगा। जहां पे गांधी जी ने मतलब इस तरह की चीजें की थी, जहां पे गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जन तक की उपाधि दी गई थी। लेकिन बाद में जाके युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, युद्ध जो समाप्त होता 1918 के निकलते कि 1920 तक, मतलब समझ लीजिए 1920 के आसपास में युद्ध जैसी हालात समाप्त हो जाती है 1920 के आसपास, क्योंकि आप देखेंगे लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 1920 में। लेकिन भारतीयों को मतलब किसी भी तरह का कोई भी मतलब फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिली, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, वो नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्रिप्स मिशन की विफलता भी हो जाती है, ठीक है। अंग्रेजों ने देश का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास से सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में विभाजन के साथ भारत को केवल विभाजन के साथ भारत को केवल अधिक स्वतंत्रता दी, ठीक है। बोला से केवल अधिक स्वतंत्रता देने की बात कही गई, ठीक है।
और यहाँ पे मतलब किसी भी तरह देश के विभाजन के साथ भारत को केवल स्वतंत्रता, केवल अधिक स्वतंत्रता दी, मतलब किसी भी तरह का भाव भारत को एक अलग से मतलब एक स्वतंत्र करने की बातें उसमें थी ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे संतृप्त भूमि नीति। ठीक है, स्कॉट अर्थ पॉलिसी क्या होता है? ठीक है, स्कॉट अर्थ पॉलिसी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं देखिए आवश्यक वस्तुओं की कमी, नमक चावल और अन्य वस्तुओं की लागत की वृद्धि के परिणाम स्वरूप असंतोष व्याप्त था। जापानियों ने आगे बढ़ने के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये चिंताएं उत्पन्न होगी कि ब्रिटिश असम, बंगाल और उड़ीसा में संतृप्त भूमि नीति का अपना सकते हैं। ये संतृप्त भूमि नीति क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम जो है क्या करेंगे, युद्ध करने जाएंगे। क्या करेंगे? हम जो है युद्ध करने जाएंगे, तो हम देखेंगे हम जो युद्ध करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी हम आगे चल रहे, हमारी सेना आगे चल रही है, तो हमारी सेना आगे चल रही, तो जाहिर सी बात है हमारा जो दुश्मन सेना हमारे पीछे करते हुए पीछे आएगी। तो हम आगे चलते जाएंगे ना, तो पीछे के सारे चीजों को मतलब समाप्त करते जाएंगे। मतलब आगे चल रहे थे, पीछे पीने वाला स्रोत में जहर डाल देंगे, वहां के फसल को आग लगा देंगे। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा से हमारे आने वाला पीछे की जो सेना जो रहेगी, तो सेना मतलब भूखे प्यासे ही मतलब क्या होगी, मर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नीति का पालन जापानी कर रहे थे, तो यही डर सता रहा था। सिर्फ जापानियों को तो भारतीयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जापानी अगर भारत पे आक्रमण करेगा ड्यू टू मतलब क्या, ब्रिटिश। ठीक है, अब ब्रिटिश जब जापानी जब भारत पे जब आक्रमण करेगा तो भारत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसी को अर्थ स्कॉच पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, संतृप्त भूमि नीति के नाम से जानते हैं। ये नीति के पालन, ये नीति मतलब बड़े व्यापक पैमाने पे पालन मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में किया गया था। ठीक है, मतलब कोई भी सेना जब आगे बढ़ती थी ना, तो अपने पीछे के सारे चीजों को मतलब बर्बाद करते हुए चलती थी, ताकि उनका पीछा करते हुए कोई भी दूसरी सेना आती है तो वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आप मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में रास्ता में दो नदी मिला। ठीक है, जहां से लोग पानी पीते, आपने उसको खराब कर दिया। दो चापाकल मिला, उसको आपने उखाड़ दिया। ठीक है, रास्ते में दो पुल मिलते हैं, जो कि एक नदी को दूसरे नदी से पुल को आपने तोड़ दिया। तो पीछे वाला जो सेना जो आएगा वो सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि न तो उसके लिए मतलब चलने के लिए तो नाश्ते रहे, न तो पीने के लिए पानी है, न तो खाने के लिए मतलब क्या है, अनाज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी को अर्थ स्कॉच पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बड़े व्यापक पैमाने पे इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार। ठीक है, जनता अत्यधिक ब्रिटिश विरोधी हो गई थी। अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता का, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। कई छोटे छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण, कांग्रेस से जुड़े विभिन्न समूह, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे जिनको लीड सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा जिनका 1936 में बनी थी, आपको पता, स्वामी सदानंद सरस्वती इसको लीड कर रहे थे, और ने पहले से आंदोलन का आधार तैयार कर रखा था। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे दल भी बन गए थे, जो कि अपने छोटे छोटे हिस्सों में, कोई किसी क्षेत्र में तो कोई किसी क्षेत्र में मतलब बहुत मजबूत स्थिति में था, और अंग्रेजों का मतलब विरोध कर रहा था। ठीक है, और यही सब आगे चल के एक साथ मिलेंगे और सब बन के एक देशव्यापी आंदोलन चलाएगा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाएं क्या हुई। तो सबसे पहले देखेंगे पुणे के आगा खान महल में महात्मा गांधी को पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और साथ में एक व्यक्ति को आ रखा गया था, जो कि उनके सचिव थे, जिनका नाम था महादेव देसाई। ठीक है, ये चारों व्यक्ति को कैद करके पुणे के आगा खान महल में रखा गया था। ठीक है, भा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों, दो जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद को, ठीक है, यरवरा जेल में हिरासत में रखा गया था। कहां पर रखा गया था? तो ध्यान में रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू को, अबुल कलाम आजाद जी को कहां पे रखा गया था? यरवदा जेल में रखा गया था। यरवदा जेल भी पुणे में ही पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है यरवदा जेल? तो ये भी आपको पुणे में ही पड़ता है, यरवदा जेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस कमेटी को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। कांग्रेस कमेटी जो थी उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, और बाद में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा कांग्रेस को कब गैर कानूनी घोषित की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को सॉरी, इसे मतलब गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, तो आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की जड़ें 1939 में लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल के दौरान, ये 1939 में जो लॉर्ड लिथगो जब आता है, तो आते ही भारत छोड़ो आंदोलन का एक तरह से आप देखेंगे तो जड़ें मतलब तैयार करना शुरू करें। बहुत ही आक्रामक गवर्नर, सॉरी, आक्रामक वायसराय माना जाता है। गांधी जी इनके संदर्भ में कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्या था, आक्रामक वायसराय था। अभी तक भारत को जितना भी वायसराय मिला, उसमें सबसे ज्यादा नीति जो आक्रामकता नीति जो थी, इसी की थी, लॉर्ड लिथगो की। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड जो था, इसका बैकग्राउंड भी आर्मी बैकग्राउंड था। क्या था इसका बैकग्राउंड? तो इसका बैकग्राउंड की भी बात करेंगे तो आर्मी बैकग्राउंड से ही आता था। कौन था? लॉर्ड लिथगो। ठीक है, आधिकारिक रूप से आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मतलब शुरू हुई थी। अगस्त में होती है, इसलिए अगस्त की क्रांति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान। अब आगे क्या होती है, तो आगे आप देखेंगे
ब्रिटिश सरकार 1942 में सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भारत भेजा, जिनसे उनकी रिहाई के बदले नेताओं ने समर्थन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार ने 1942 में सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भारत भेजा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसको क्रिप्स प्रस्ताव करते हैं, जिनसे उनकी रिहाई के बदले नेताओं का समर्थन प्राप्त। इसमें कंडीशन क्या था, तो जो भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उनको मतलब छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बदले में आप हमको क्या करो, से युद्ध में समर्थन प्राप्त कर दो, कि कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक का आप तो, भारतीय सैनिक का मतलब आप तो मतलब प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन को जब जवाब देना पड़ रहा था, तो जो भी मतलब जो इनके जो विरोधी देश थे, विरोधी राष्ट्र जो कि द्वितीय विश्व में पड़े हुए थे, जिसको हम लोग क्या धूरी राष्ट्र कहेंगे या फिर सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं। एक था मतलब अलायंस था, क्या बोलते थे उसको, मित्र, क्या बोलते, मित्र राष्ट्र, एक जो धुरी पावर था। तो धुरी पावर वाले जो थे, इनका मतलब हर जगह विरोध ये कर रहे थे कि बहुत जगह से ऐसे लोगों को सेना के तौर पे लेकर आया जहां से उनके लोग चाहते भी नहीं है। जैसे भारत में भारत के लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया गया था, तो उनसे समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। जुलाई 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को सहमति दी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में व्याख्यान दिया, जिसे अगस्त क्रांति का मैदान कहा गया। ठीक है, अगर मैदान की बात करेंगे तो अगस्त क्रांति के मैदान किसे कहा गया, तो मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान को कहा गया। ठीक है, अगस्त क्रांति है भारत, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों ही नाम है, लेकिन दोनों का संदर्भ वही है। ठीक है, तो अगस्त क्रांति कह लीजिए या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, दोनों एक ही है। ठीक है, आगे चलेंगे तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड मेडरी के नाम से जाना जाता है, झंडा फहराया। अगर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा किसने फहराया, तो अरुणा आसफ अली ने फहराया, जिसे आसफ भारतीय, अली। बिल्कुल ठीक है, इनका नाम अरुणा जी था, लेकिन आसफ अली से इन्होंने विवाह कर रखा था। ठीक है, इसीलिए इनका नाम अरुणा आसफ अली पड़ी। ठीक है, आसिफ जी इनसे काफी उम्र में बड़े भी थे। ठीक है, रेलवे मंत्रालय में भी थे सर। ठीक है, आगे चल के अरुणा आसफ अली जी कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद सार्वजनिक आक्रोश पैदा हुआ और कई युवा कार्यकर्ताओं का उदय हुआ, जिन्हें द्वितीय विश्व के दौरान भारत में आंदोलन का प्रसार किया, जिनमें राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े समाजवादी नेता, जयप्रकाश नारायण बिहार से ही आते थे, ये भी बिहार से ही थे, और एम एन जोशी, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े मजदूर के नेता थे, ये भी समाजवादी नेता, ये भी समाजवादी नेता। ये सारे जो नाम जो थे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश आजाद होता, उनके बाद भी कई वर्षों तक आपको देखेंगे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, जेपी मूवमेंट 1974 की इमरजेंसी के समय इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। आप देखेंगे क्या यह नेतृत्वहीन आंदोलन था, मतलब लीडरलेस मूवमेंट कहना कहां तक उचित होगा। ठीक है, तो लीडरलेस मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आंदोलन की औपचारिक शुरुआत के पूर्व भी, आंदोलन के औपचारिक शुरुआत के पूर्व भी, ठीक है, सरकार ने मतलब क्या क्या सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे सरकार के खिलाफ मतलब जन आक्रोश मतलब क्या पड़ा, फूट पड़ा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की सहज भागीदारी ने इसे सबसे लोकप्रिय जन आंदोलनों में से एक बना दिया। भविष्य के नेता के तौर पे इसमें राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसफ अली जी, बीजू पटनायक, जो कि आगे चल के मतलब उड़ीसा के मतलब मुख्यमंत्री बनते थे उस समय बीजू पटनायक जो थे, तो बीजू पटनायक उस समय मतलब देखेंगे ब्रिटिश वायुसेना में मतलब क्या थे, अधिकारी थे, मतलब ब्रिटिश वायुसेना में क्या थे, तो ये मतलब पायलट थे। ठीक है, जिन्होंने मतलब क्या किया था, मतलब प्लेन से मतलब क्या पैम्पलेट गिरा के भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब प्रचार किया था। ठीक है, इन्हीं का पुत्र जो है, बीजू पटनायक जी का ही पुत्र जो है अभी वर्तमान में ओडिशा का मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, ध्यान में सुचित्रा कृपाली की बात करेंगे, जो कि आगे चल के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। ये आगे चल के बहुत बड़े नेता में बनकर उभरी, ये सारे के सारे भारत छोड़ो आंदोलन से ही निकले थे। आगे देखें, क्या ये वास्तव में गांधी जी के द्वारा किया गया अहिंसक आंदोलन था, मतलब क्या इसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे थोड़ा अपना रुख को बदल दे। ठीक, गांधी जी के स्वभाव में आपको थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। रीजन क्या था, असहयोग आंदोलन जिसको गांधी जी ने चौरा चोरी की घटना के बाद में वापस ले लिया था। क्या ले लिया था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चोरी की घटना कर वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था, क्योंकि चौरा चोरी में थाने में आग लगा दी गई थी, या कुछ लोगों, कुछ मतलब 22 लोगों की मतलब, जो कि मतलब पुलिस अधिकारी ही थे, उनका मतलब क्या हुआ था, देहांत हो, मतलब मारे गए थे वो। हो गया। और इसके विपरीत अगर बात करें तो अहिंसा को देखते हुए गांधी जी ने वापस ले हिंसा को देखते हुए, लेकिन इसके विपरीत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा हिंसा की घटनाओं की निंदा करने से गांधी जी ने इनकार कर दिया। यहाँ पे गांधी जी ने हिंसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने बोला से अगर हिंसा हो रहा है, ठीक है, अगर हिंसा हो रहा है, स्पष्ट रूप से सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
उन्होंने बोला से अगर हिंसा कहीं पे हो रहा है तो इसके लिए मतलब क्या है, सरकार ही मतलब क्या है, जिम्मेवार है। इसी बात से सरकार जो है और भी ज्यादा मतलब क्या होती है, घबरा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने अपना, ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाया, लेकिन उनका जो मूल स्वभाव जो था उसको वे क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, थोड़ा सा त्याग कर देते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अहिंसा की आवश्यकता को हमेशा दोहराया गया, परंतु गांधी जी ने करो या मरो का नारा उनके उग्रवादी भाव का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांधी जी ने जो नारा जो दिया, करो या नरो का नारा जो दिया, तो थोड़ा सा उनकी उग्र स्वभाव का मतलब क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, गांधी जी ने समाज के सभी वर्गों, ठीक है, राजकुमार, जागीरदारों, जमींदारों और संपत्ति वाले वर्ग जो खेतों और कारखानों तथा अन्य स्थानों पर श्रमिकों से धन प्राप्त करते थे, और कारखानों तथा अन्य स्थान पर श्रमिकों से धन प्राप्त करते थे, जिन्हें शक्ति और अधिकार प्राप्त था, उनका भी आह्वान किया। ठीक है, मतलब उन लोगों को बोला से भाई साहब आप भी क्या करो, इसमें क्या शामिल हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि गांधी जी सामाजिक कट्टरवाद और कांग्रेस के दर्शन के बदलाव को इंगित करता है। क्या चीज को इंगित करता है, तो सामाजिक कट्टरवाद, ठीक है, कांग्रेस के बदलाव का मतलब क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे क्या चीजें है, तो आगे आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे भूमिगत गतिविधियां, मतलब एक ऐसा मूवमेंट था जिसको बहुत तरीके से भूमिगत तरीके से भी चलाई गई थी। जैसे देखेंगे कई राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए और विध्वंसक गतिविधियों में लग गए। जैसे की बात करेंगे, इन गतिविधियों में भाग लेने वाले में समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ गांधी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, और बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात, अन्य भागों में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत की बात करेंगे, बिहार, दिल्ली के स्थानीय संगठन भी मतलब सभी जगह से मतलब शामिल थे, जो कि भूमिगत हो रहकर, ठीक है, सारी चीजों को मतलब संचालन कर रहे थे। भूमिगत गतिविधियों के संलग्न में प्रमुख व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया जी शामिल थे, जयप्रकाश नारायण जी शामिल थे, अरुणा आसफ अली शामिल थी, उषा मेहता जो कि रेडियो की संचालन कर रही थी, बिजू पटनायक शामिल थे। ठीक है, उषा में उसके बाद बात करेंगे, छोटू भाई पुरानिक शामिल थे, अच्युत पटवर्धन शामिल थे, सुचित्रा कृपलानी शामिल थी, आरपी गोयनका शामिल थे। ये सारे के सारे भूमिगत रहकर मतलब संचालन कर रहे थे। ठीक है, उषा मेहता ने मुंबई में, ठीक है, भूमिगत रेडियो की शुरुआत की। ठीक है, तो बात उषा मेहता जी भूमिगत रेडियो संचालन कर रही थी, कहां से कर रही थी, तो ध्यान में रखिए कहां से कर रही थी। ठीक है, तो ध्यान में रखें बंबई से कर रही थी। कहां से कर रही थी, बंबई से कर रही थी। आप पे देखेंगे सामूहिक भागीदारी का क्षेत्र। ठीक है, आप क्या था, सामूहिक भागीदारी के क्षेत्र की बात करेंगे, तो भागीदारी कई स्तरों पे आपको देखने को मिलती है। जैसे युवा, विशेषकर विद्यालय और कॉलेजों के छात्र सबसे आगे थे। सबसे पहले युवा की बात करेंगे, तो युवा लोग कहाँ से भागीदारी अपना सुनिश्चित करेगा, कॉलेज से कर सकता है, स्कूल से कर सकता है। कामगार की बात करेंगे, जो कि वर्किंग लोग थे, वो मतलब हड़ताल में चलेगा, उन्होंने दमन का सामना करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने मतलब काम को रोक दिया। सभी स्तर के किसान आंदोलन के केंद्र में थे, सभी स्तर, ठीक, ग्रामीण स्तर हो, शहरी स्तर हो, ठीक है, कोई भी किसान हो, किसी भी चीज से जुड़े, सारे के सारे मतलब उन्होंने मतलब आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। कुछ जमींदार ने आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन का समर्थन किया, सारे जमींदारों को सपोर्ट नहीं मिला। अब जमींदारों का सपोर्ट क्यों नहीं मिला, जमींदार लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया, इसके भी हम लोग बात कर लेंगे। रीजन क्या था लैंडलॉर्ड का, ठीक है, तो वो समर्थन नहीं दिया, लेकिन कुछ जमींदारों ने इसका समर्थन किया। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे आगे, क्या तो आगे क्या है उन चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप, ठीक है, सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस और प्रशासन के निचले स्तर के अधिकारियों ने आंदोलन में भाग लिया, जिससे सरकारी वफादारी में कमी आई। ठीक है, जो निचले स्तर के अधिकारी जो थे, ठीक है, उन्होंने मतलब क्या किया, इसमें मतलब भाग लिया। ठीक है, जिससे मतलब सरकार का जो वफादार जो सैनिक वगैरह थे, या फिर जो कलर के पोस्ट पे थे, जो कि सरकार के यहाँ मतलब काम तो थे, न तो उनको तरक्की मिलती थी, न तो सही से उनके साथ बिहेव किया जाता था, तो उन लोगों ने भी मतलब क्या किया, इसमें मतलब पार्टिसिपेट लिया। ठीक है, मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं का आश्रय देकर मतलब सहायता की। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिकता संघर्ष नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी महान रीजन ये थी, आंदोलन जब तक चली देश में किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिकता संघर्ष नहीं हुआ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं से इस आंदोलन में, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू दोनों का मतलब सहयोगात्मक रुख था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के चरण के ऊपर बात करेंगे, तो इस आंदोलन को, ठीक है, इस आंदोलन की बात करेंगे, तो इस आंदोलन के इनके प्रारंभ से अंत तक 3 चरणों में देखा जा सकता है। यह चरण की बात करेंगे, चरण इस प्रकार से, पहला की बात करेंगे प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण या आंदोलन की शुरुआत में कोई हिंसा नहीं थी। इसकी शुरुआत सविनय आज्ञा बहिष्कार हड़ताल से हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत ने शीघ्र दबा दिया। गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं हिरासत में ले गए, बिना मुकदमे को 1945 तक जेल में रखा गया। ठीक है, 1942 में अरेस्ट किया गया था।
ठीक है, 8-9 अगस्त को 1945 तो उनको बिना किसी मुकदमा को जेल में रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नजर बंद करके। द्वितीय चरण की बात करेंगे तो आंदोलन के इस चरण में हिंसक और आक्रामक रूप लिया। ठीक है, इस चरण में आपको हिंसा भी देखने को मिलेगा, आक्रामक रूप देखने को मिला। कोई भी भवन या कार्यालय जो अपने वैश्विक सत्ता का प्रतीक थे पर हमले किए गए और विचलित किया गया। ठीक है, तो जो भी मतलब अपने वैश्विक सत्ता के मतलब प्रतीक थे, जैसे हमारे कलेक्टर का ऑफिस, ठीक है, जेल, ठीक है, या फिर मतलब कोई सरकारी ऑफिस हो गया, कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो गया, जो कि मतलब क्या है, जो कि मतलब क्या है, मतलब इसका अपने बेसिक सत्ता का मतलब केंद्र है, उस सब पे मतलब हमला किया गया। तीसरा और अंतिम चरण की बात करें, आंदोलन के अंतिम चरण में देश के अलग थलग पड़े क्षेत्रों जैसे बलिया, सतारा, तामलुक आदि में कई स्वतंत्र राष्ट्रीय समानांतर सरकार का गठन हुआ। अब समानांतर सरकार क्या होता है, मतलब इन सब जगहों से मतलब क्या किया गया, इतना तगड़ा विद्रोह किया गया, विरोध किया गया या फिर विद्रोह किया गया लोगों के द्वारा, तो वहां से मतलब सरकार का सारा मशीनरी गायब हो गया। ठीक है, अब वहां पे सरकार, वहां पे मतलब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई सिंपल सा कोई जिला ही है, जिला में क्या क्या पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए, ठीक है, न्यायपालिका को हटा दिया जाए, ठीक है, कोई रहेगा नहीं लीडरशिप करने के लिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो एकाधिकार कर ले, वो अपना सरकार चलाने लगे, तो ऐसे बोलेंगे तो उस क्षेत्र में क्या हो गया, तो उस क्षेत्र में समानांतर सरकार का गठन हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में, बलिया में, सतारा में, तामलुक में, इन सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, तो इन सारे क्षेत्रों में समानांतर सरकार चला दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जहां पे ब्रिटिश सरकार के नियम नहीं चलते थे। अब यहाँ पे देखेंगे समानांतर सरकारों की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो कई स्थानों पर समानांतर सरकार बनाई गई, जैसे बलिया में चीतू पांडे, याद रखें, बलिया उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में, तो चीतू पांडे के नेतृत्व में सरकारें बनाई गई, और वहां पे कई नेताओं को रिहा करवाया गया। ठीक है, जब मतलब कई नेताओं को रिहा करवाया, जाहिर सी बात है, जो सरकार जब पूरा जब जिला पे ही कंट्रोल करेगा किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पे अपने अपने लोगों को तो रिहा किया ही जा सकता है ना। तो जैसे ही विद्रोहियों के द्वारा एक क्षेत्र पे अधिकार कर जब वहां पे अपनी सरकार स्थापित कर देगी, तो वहां पे वैसे लीडर जो कि मतलब स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, उनको मतलब रिहा कर दिया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तमलुक और खोटाई उपखंडों में, ठीक है, स्थानीय लोगों ने जातीय सरकार की स्थापना करने में सफल रहे। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तमलुक और कोटाई में मतलब इन्होंने क्या किया, तो जातीय सरकार की स्थापना की, जिससे चक्रवात राहत कार्य किया, विद्यालयों के लिए अनुदान स्वीकृत किया, अमीरों से गरीबों की दान की आपूर्ति की, विद्युत वाहिनी का आयोजन आयोजन आदि किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका बाद चलते हैं सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वाईवी चौहान, किसने, वाईवी चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। ग्रामीण पुस्तकालय और न्याय मंडलों का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ग्रामीण पुस्तकालय खोले गए, न्यायदान मंडल का भी आयोजन किया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ से पूरी तरह से ब्रिटिश को भगा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन एक सफलता या विफलता, इसके संदर्भ में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब देखेंगे, तो सफलताएं के बारे में देखते क्या है। तो सफलताएं क्या निकल के, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन का क्रिटिकल एनालिसिस करना था, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण करना था, तो हम उसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझौता देखेंगे। तो वार्ता की प्रकृति बदली, 1940 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ, ठीक है, राजनीतिक वार्ताओं में प्रकृति बदल दी, जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, दूसरा क्या, महिला सशक्तिकरण। पूरे देश में महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे उषा मेहता का अभियान के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में सहायता की, जबकि अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ठीक है, तो ये सारे रीजन जो थे, इस सारे रीजन से क्या पता चलता, सब महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान इसमें रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, कि महिलाओं की मतलब महिलाओं की नहीं, ठीक है, समाज के हर वर्ग की इसमें सहभागिता थी। कुछ वर्ग को छोड़ दे तो, ठीक है, जैसे जमींदार वर्ग की उतनी नहीं थी। जमींदार वर्ग किसी भी मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा, चाहे अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप किसी भी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका पैसा छिन जाने का डर रहेगा। आगे चल के आप कार्ल का थ्योरी जो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कार्ल अपने थ्योरी में क्या कहता है, से आंदोलन कभी भी, ठीक है, लेबर क्लास के लोगों से ही आएगी, क्योंकि लेबर क्लास के लोगों के पास क्या है, लेबर क्लास के लोगों के पास कुछ नहीं है। आज वो काम कर रहा है तो उनको मालिक पैसा दे रहा है, कल वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला से क्रांति कभी भी लेबर क्लास के लोगों से ही आएगी, जमींदार वर्ग के लोग से क्रांति नहीं होगी, क्योंकि उनको डर होगा जमीन छीने जाने की। ठीक है, तो ये लोग किसी भी क्रांति में जमींदार वर्ग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जब तक उनका अपना हित न जुड़ा हो। अब इनको 1857 में, ठीक है, बाबू अमर क्या नाम, कुंवर सिंह से मत कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उनमें उनका हित जुड़ा हुआ था। ठीक है, भविष्य के नेताओं का उदय, इस आंदोलन में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचित्रा कृपलानी और बीजू पटनायक, सॉरी ये तो हो गया था ना, सॉरी कहाँ थे, यहीं पे थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे थे,
हाँ, ठीक है, बीजू पटनायक सहित कई अन्य नेताओं को जन्म दिया। इन लोगों ने अवैध कार्यों में संलग्न होकर, ठीक है, आंदोलन को आगे मतलब बढ़ाया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय के मार्ग को मतलब प्रशस्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाईचारे और एकता की भावना प्रबल हुई। कई कॉलेजों और हाई स्कूल के छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी और कई वयस्कों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, बैंकों से धनराशि निकाल ली। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या किया, बैंक से मतलब क्या किया, धनराशि तक भी न मतलब निकाल लिया। तो इन लोगों ने मतलब राष्ट्रवाद का मतलब ऐसा काम किया जिससे मतलब क्या हो, देश को मतलब अधिक से अधिक लाभ हो और ब्रिटिश को मतलब नुकसान हो। ठीक है, आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के तो ये सारे के सारे मतलब हमने जो कथन जो बताया सारे के सारे सफलता को लेकर था। ठीक है, अब विफलताएं क्या रही, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हिंसा का प्रसार हुआ, क्योंकि गांधी जी ने भी यहाँ पे अपना रुख को थोड़ा आक्रामक अपनाते हैं, और गांधी जी ने यहाँ पे अहिंसा को मार्ग को पूरी तरह से अगर मतलब त्यागा था, ठीक है, तो अहिंसा के मार्ग पर पूरी तरीके से टिके हुए भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर हिंसा हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो ब्रिटिश सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने करो और मरो का भी नारा दिया था, जो कि उनके उनके थोड़ा सा उनके उग्रता के भाव को मतलब दर्शाता है। ठीक है, तो पहला हिंसा का प्रसार हुआ मजबूत नेतृत्व के अभाव में। ठीक है, क्योंकि कोई नेतृत्व नहीं था, लीडरलेस था, सारे नेता तो जेल में बंद थे, तो जिसको जो मन कर रहा तो कर रहे थे। तो लोगों ने विद्युत की लाइनें काट दी, संचार बाधित कर दिया और सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ और मतलब क्या हुआ, हिंसा मतलब क्या थी, भड़क उठी। ठीक है, आगे चलेंगे तो नेतृत्व की बात करें, गांधी जी के प्रयास प्रस्ताव को, ठीक है, राजगोपाल जैसे नेताओं ने चुनौती दी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारत के बाहर आजाद हिंद फौज की स्थापना में व्यस्त थे। जबकि बात करेंगे, ठीक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में समवर्ती सरकार बन चुकी थी। ठीक है, तो कुछ नए नए हमें भी लीडर भी यहाँ पे मिलने शुरू हो गए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, श्री राजगोपालचारी साहब भी मतलब बड़े नेता बनकर उभर चुके थे, खास करके दक्षिण भारत में। क्रूर दमन, ठीक है, अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए लाठीचार्ज, कैद और जुर्माने का प्रयोग किया। अशांति को समाप्त करने के लिए गांव में आग तक लगा दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कह रहा है समर्थन का अभाव। समर्थन का अभाव क्या था, रीजन क्या था, तो समर्थन के अभाव का रीजन बात करेंगे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया। मुस्लिम लीग तो बोले तो भाई साहब तो भारत छोड़ो आंदोलन चलो, चाहे मैं तो कुछ भी चला, हमको क्या मतलब, हमको पाकिस्तान दो, हम चले। ठीक है, हिंदू महासभा अलग रहने का रीजन है, लेकिन हिंदू महासभा अलग रहे थे, पार्टी के तौर पे अलग रहे थे। ठीक है, लेकिन इसका अगर कोई अगर लीडर अगर शामिल होना चाहता था तो व्यक्तिगत तौर पे शामिल हो सकता था। ठीक है, जैसे कि आपके घर में अगर किसी दूसरे परिवार से अगर रिलेशन खराब हो जाता होगा, ठीक है, तो आपके घर का कोई व्यक्ति किसी पार्टी फंक्शन में शामिल नहीं होता होगा। ठीक है, लेकिन अगर उस जी घर सर। में कोई लड़का है, ठीक है, और आप भी एक लड़का है, तो आपकी दोस्ती अगर दोनों में है, तो आपका घर वाला बोलता है कि तुमको जाना है तो जाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, तो तुमको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे परिवार से कोई लोग नहीं जाएगा। वही कंडीशन यहाँ जी पे सर। था। तो हिंदू महासभा पार्टी के तौर पे कोई सम्मिलित, पार्टी के तौर पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, लेकिन इसके कुछ मेंबर जो थे व्यक्तिगत तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शामिल न होने का बहुत बड़ा कसमकस था, कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडरशिप का जो प्लान बनता था, कहां से बनता था, रसिया से बनता था। कहां पे बनता था, रसिया से बनता है। रसिया जो कहता था वही काम होता, नहीं कि जीजा जी जो कहेंगे वही वाला काम। तो रसिया का ही पार्टी था। 1925 में ताशकंद गए तो वहां पे पार्टी बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था, एम एन राव साहब ने पार्टी बनाया था। रसिया से जो संदेश आता था तो वही उसी को मतलब फॉलो करता था। आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में रसिया और मतलब यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, दोनों साथ लड़ रही थी। ठीक है, तो इनके साथ भारत में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया, एक तो मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत का जो कि रसिया से पूरा चीज आता है, क्या करना है नहीं करना समझ में नहीं। 1962 में जब भारत चाइना जब युद्ध होगा, तो उस समय भी आप देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एकदम मौन रहेगी। रीजन क्या था, से कम्युनिस्ट पार्टी जो दोस्त, कम्युनिस्ट पार्टी का संदेश कहां से आएगा, तो रसिया से आएगा। ठीक है, और रसिया की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए भी चुप रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी जानता था कि से मतलब रूस और चीन क्या है, दोस्त है। ठीक है, तो इसीलिए भारत चाइना युद्ध के समय भी कम्युनिस्ट पार्टी भारत की पार्टी होने के बावजूद भी समर्थन नहीं करता। और सेम कंडीशन 1942 के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि जब यूरोप में जब लड़ाई हो रही थी तो वहां पे रसिया और यूके साथ में लड़ रही थी। ठीक है, और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेगी, तो नहीं लड़ेगी ना, क्योंकि यूरोप में जब दोनों साथ लड़ रही है, तो रसिया कैसे कह दे से भारत में तुम जाके ब्रिटेन के खिलाफ लड़ो, जबकि यूरोप में आप देखोगे से रसिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन नहीं किया, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया।
कुछ अन्य संगठनों ने इसका समर्थन नहीं किया। इसके अतिरिक्त भारतीय नौकरशाही ने भी आपत्ति व्यक्त की। ठीक है, नौकरशाही जो कि मतलब सुपीरियर क्लास के जो ब्यूरोक्रेट जो थे, उन्होंने भी मतलब क्या किया, तो उन्होंने भी समर्थन नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महासभा का मानना था से इससे आंतरिक विद्रोह उत्पन्न होगा, जबकि कम्युनिस्टों ने युद्ध का समर्थन नहीं किया, लीग विभाजन की इच्छा रखता था। बता दिया सारा रीजन क्यों नहीं किया। लीग का इच्छा क्या था, विभाजन की इच्छा रखता था, इसलिए नहीं समर्थन किया। निष्कर्ष में चलेंगे तो अंतिम निष्कर्ष यह है, भारत छोड़ो आंदोलन ने, जिसे भारत का अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है, को ब्रिटिश राज्य के स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस आंदोलन ने पूरे भारत के लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए थे। ठीक है, लोग एकजुट हो गए क्योंकि इस आंदोलन के किसके द्वारा लीड किया गया। ठीक है, ये पीपुल मूवमेंट था। ठीक है, लोगों का आंदोलन था, क्योंकि सारे शीर्ष नेतृत्व कहाँ थे, तो सारे शीर्ष नेतृत्व जेल में थे, तो लोगों के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, ये पेपर जो है आपका 68 के मेंस में पूछ चुका है, लेकिन अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने जो बताई जो कि पेपर से थोड़ा डिफरेंट भी था, तो समझकर इसी तरीके से पेपर को आपको क्या करना